हेलो डियर स्टूडेंट्स, करदम सरी गांधी चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपके लिए क्लास 11th की सब्जेक्ट ज्योग्राफीज जिसका कोड 029 है, उसकी बुक सेकंड भारत भौतिक पर्यावरण का चैप्टर 2 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान लेकर आया हूँ। ये जो बेस्ड है वो NCERT CBSE एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली पे है। तो ये चैप्टर है। अब इसमें मैं पहले टॉपिक की बात करता हूँ, भारत की संरचना अर्थात भारत का निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि इस चैप्टर को दो भागों में बांटा हुआ है, संरचना और भूआकृति विज्ञान। तो पहले बात संरचना की करेंगे, फिर भूआकृति विज्ञान की। बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सवाल पूछा है भारत संरचना का, उत्तर लिख देते हैं भूआकृति विज्ञान का। तो आप लोग जो है इस बात का ध्यान रखें कि जो संरचना है, अगर संरचना पूछा तो संरचना का ही जवाब दें, अगर भूआकृति विज्ञान को पूछा तो उसका जवाब दें। तो हम बात करें भारत की संरचना, तो मैं नंबर वाइज आपको बता देता हूँ। नंबर 1, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ 46 करोड़ वर्ष है। तो ये जो एक नंबर में आया था MCQ में भी कई बार कि पृथ्वी की आयु कितनी है, तो इस एक अनुमान के अनुसार जो है लगभग 46 करोड़ वर्ष है। नंबर 2, अब जो इस समय इसकी जो पोजीशन है पृथ्वी की, वो इतने लंबे समय में अंतर्जात यानी कि मतलब आंतरिक बल जो है, चट्टानों का मूवमेंट हो गया और वो कारण है। और दूसरा जो है बहिर्जात बल, यानी जैसे जो बाहर से बल लग रहे हैं। अंतर्जात का मतलब अंदर से पृथ्वी के अंदर की तरफ से बल लगने वाले, और बहिर्जात का मतलब है बाहर से जो बल उस पर लग रहे हैं, फोर्स काम कर रही हैं, या सूर्य किरणें हैं आदि से पृथ्वी की आकृति में बहुत बदलाव हुए हैं। पॉइंट नंबर 3 है, करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट, जो हमारी भारतीय प्लेट है, भूमध्य रेखा से दक्षिण में अर्थात नीचे थी। यानी कि अगर आप देखो तो हमारे दो गोलार्ध हैं, भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो हमारी इंडियन प्लेट थी यानी कि इंडिया था असल में, वो पहले नीचे था। यह आकार में काफ़ी बड़ी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा थी, यानी कि दोनों ये एक ही साथ जुड़े हुए थे, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आप पहले जानते हो कि प्लेटें क्या होती है। पॉइंट नंबर 4, बाद में ये प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई। ऑस्ट्रेलियन प्लेट साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व में खिसक गई, और इंडियन प्लेट जो है उत्तर दिशा में यानी कि ऊपर की ओर खिसक गई। आज भी यह मूवमेंट चल रहा है लेकिन धीमा है। अब इसको, ये तो आप समझ गए, इसके पॉइंट समझ गए। अब इसको जो इसका कई बार आता है कि इसके प्रकार बताइए। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है, जो कि भौतिक लक्षणों पर आधारित है। नंबर 1, प्रायद्वीप खंड। नंबर 2, हिमालय व अन्य पर्वतमालाएं। नंबर 3, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ये कई बार क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, तो इसलिए आप जो इनके तीनों पॉइंट ध्यान रखो। लेकिन एक बार ध्यान रखना कि अगर संरचना के पूछा तो ही तीनों लिखने हैं। तो अब पहले प्रायद्वीप खंड की बात करेंगे। प्रायद्वीप खंड आप जानते हो, या प्रायद्वीप पठार भी क्वेश्चन आता है, तो ये की बात है, कई बार जो है ये अकेले में आता है। प्रायद्वीप खंड या प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप खंड जो है वो कौन सा है? भारत का निचला भाग है, जो साउदर्न पार्ट है हमारा, निचला वाला भाग है भारत का निचला तिकोना भाग, साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया है, कि उत्तरी सीमा कैसी ऐसी कटी फटी है। यह भाग प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। यह भी कई बार पूछ जाता है कि किससे बना है। यह प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। नंबर 3, इसके उत्तर पश्चिम में दिल्ली का तट, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ व राजस्थान की पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा करबी एंगलोंग इसी का हिस्सा है। किसका? प्रायद्वीप पठार का या प्रायद्वीप खंड का। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पठार भूपर्पटी का सबसे पुराना भूखंड है। सबसे पहले यही था असल में इंडिया, और जो बनी है बाद में हमारा ऊपर भाग, ये बाद में बना है। सबसे पहला जो पुराना देखा जाए तो इंडिया सबसे नीचे था। नंबर 5, इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है समुद्र तल से। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट का हिस्सा होने कारण यह
ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी व महानदी की रिप्ट घाटियां इसका और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीप में जो निचले भाग है इसकी बात कर रहे हैं। मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां जैसे अरावली, नल्लामाला, जावादी, वैलीकोंडा, पालकोंडा और महेंद्रगिरी पहाड़ियां आदि हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ की नदी घाटियां उथली हैं और उनकी प्रवणता यानी कि उनकी तेजी जो बहुत कम होती है, स्लो चलती है। नंबर 9, पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा। अब दूसरा वाला पार्ट जो था इसका भाग था हिमालय व अन्य पर्वतमालाएं। जो हिमालय इसके बारे में है, नंबर 1, इनकी संरचना, जो हिमालय की संरचना है इसकी संरचना तरुण, दुर्बल व लचीली है, यानी कि अभी यंग है ये और कमजोर भी है। नंबर 2, इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट या विवर्तनिक हलचलों से हुई है। नंबर 3, तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित यानी कि टूटते हैं ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। यहाँ पे जो नदी बहती है बहुत तेज बहती हैं और पर्वतों काटती चलती हैं। नंबर 4, गार्ज, वी आकारी घाटियाँ और जलप्रपात इसका प्रमाण है कि ये काटते कैसे हैं कि इन्होंने गार्ज बना दिए, वी आकारी घाटियाँ बना दी और जलप्रपात जो है इसके उदाहरण है। पॉइंट नंबर 5, इन पर्वतों में वलन, भ्रंश व थ्रस्ट बनते हैं। तो इसके ये पॉइंट हो गए पूरे। अब नेक्स्ट है आपका हेडिंग था सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। नंबर 1, यह नदियों के मैदान है। जैसे आप पहले पचला नदी है, तीन नहीं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, यह नदियों का मैदान है। इसका निर्माण 6.4 यानी 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। नंबर 2, हिमालय व प्रायद्वीप से आने वाली नदियों के अवसाद से इसे भरा जा रहा है। दोनों साइड से जो नदी आ रही है, हिमालय से आ रही हो चाहे प्रायद्वीप से आ रही हो, तो जो वे मटेरियल लेके आती हैं अपने साथ में तो उसको वहीं छोड़ती हैं और इसको धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इन जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। तो ये आपका अगर भू वैज्ञानिक संरचना के आधार पर आवे तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना कि आप जो कई बार जो पोषण ढंग से पढ़ते नहीं हो तो वो गलत हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है और उत्तर गलत होता है। तो नेक्स्ट है भारत की भू आकृति। अब अगला है कि भारत की भू आकृति, तो समझा भारत की भू आकृति क्या है या इसके प्रकार बताइए। 1 या 2 प्रकार में अंतर पूछ लेगा या 1-2 प्रकार पूछ लेगा, या अगर 5 नंबर में आया तो पूरे 5 कम से कम लिखने हैं आपको। अगर खाली भारत की भू आकृति लिखा हुआ तो फिर सारे लिखने पड़ेंगे। तो भारत की भू आकृति, किसी स्थल की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया व विकास की अवस्था का परिणाम है। ये जब भी बनती है भू आकृति की जो उसकी जो प्रोसीजर है, जो वो किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर बनी है, उसका विकास है, जब बनती है भू आकृति। भारत को निम्नलिखित भू आकृति खंडों में बांटा जा सकता है। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, अगर भू संरचना शब्द लिखा हो तो जो मैंने अभी 3 बताए वो लिखने हैं, और अगर भू आकृति के बारे में आवे तो ये लिखना है। इसके हैं जो भाग हैं, पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, 4th है भारतीय मरुस्थल, और नेक्स्ट है तटीय मैदान, और नेक्स्ट है द्वीप समूह। यानी कि भारत को हम इतने भागों में बांट सकते हैं इसके आधार पर, भू आकृति के आधार पर 6 भागों में से बांट सकते हैं। तो पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। नंबर 1, इसमें हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां आती हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियां वे आती हैं और हिमालय पर्वत आता है। नंबर 2, इनकी उत्पत्ति, जैसे मैंने पहले बताया था अभी हिमालय वाले में, इनकी उत्पत्ति टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है, यानी यहाँ नदियाँ जो तेज बहती हैं और उसको पर्वत को तोड़ती रहती हैं और अभी भी ये बन रहा है, युवा अवस्था में है। नंबर 4, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में चाप की आकृति में पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच लगभग 2500 किलोमीटर 2500 यानी 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर तक है। नंबर 5,
मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं, जैसे पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ उत्तर में तथा मिजो व लुसाई पहाड़ियाँ दक्षिण में हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय पर्वत की समानांतर रूप में फैली हुई 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। नंबर 1 व्रत हिमालय, यानी कि ये सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट है। व्रत हिमालय कहते हैं जो सबसे ऊंचा है, एक पार्ट इसका हिमालय का हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा है और पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। नंबर 2 मध्य व लघु हिमालय, यानी बीच वाला या छोटा, ये टूरिस्ट प्लेस है। सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट प्लेस है, जो टूरिस्ट जाते हैं वो यहीं जाते हैं। नंबर 3 है शिवालिक श्रेणियाँ, ये लोवेस्ट है, सबसे नीचे वाला भाग जो है ये लोवेस्ट है और अटैच टू प्लेन एरिया, ये प्लेन एरिया से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक प्राकृतिक अवरोधक तथा जलवायु विभाजक, अपवाह व संस्कृति विभाजक भी है, यानी कि ये जो हमारा अगर ये ना हो तो हमारी जो जलवायु की बहुत ही अलग होती है। नेक्स्ट है अब अगला पार्ट है उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था उसमें पहले वाले में भी। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 3200 किलोमीटर 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर 150 से 300 किलोमीटर है और गहराई 1000 से 2000 यानी कि 1000 से 2000 मीटर तक जलोढ़ निक्षेप से बनी है। उत्तर से दक्षिण में इनको 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे भाबर, तराई और जलोढ़। अब इसमें कई बार इनके अंतर आते हैं, भाबर और तराई क्या है, तो इसमें आपको बताता हूँ। जैसे या जलोढ़ के 2 भाग हैं, खादर और बांगर, तो इनमें कई बार अंतर पूछा जाता है, तो आपको अंतर बताना है, चाहे आप बीच में लाइन खींच लो जब लिख दो, चाहे अलग अलग लिख दो। तो भाबर व तराई में अंतर। नंबर 1 यह प्रदेश सिंधु नदी से तीस्ता तक फैला है। नंबर 2 यह पतली पट्टी के रूप में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में है। नंबर 3 यह कृषि हेतु उपयुक्त नहीं है। नंबर 4 हिमालय से आई नदियां अपने साथ लाए कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी यहाँ जमा कर देती हैं। अब इसमें भाबर में ये पॉइंट बहुत है। तराई के बाद अब लिख लो पॉइंट, यह भाबर के दक्षिण में है। नंबर 2 भाबर के समानांतर इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। नंबर 3 यह वनों को साफ करके कृषि योग्य बनाया गया है। नंबर 4 यह बारीक कणों वाला और वनों से ढका हुआ क्षेत्र है। तो ये भाबर और तराई में अंतर हो गए। अब जो जलोढ़ के 2 भाग हैं, बांगर व खादर, तो बांगर व खादर में अंतर भी बता देता हूँ आपको। बांगर के पहले नंबर 1 यह बाढ़ के तल से ऊंचा है। नंबर 2 यह कृषि हेतु उपयोगी नहीं है। नंबर 3 यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है और उच्च प्रदेश है। नंबर 4 इसमें चूना, मिली कंकरीली मिट्टी भी मिल जाती है। नंबर 5 पंजाब में इसको छाया कहते हैं। अब खादर, हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है। नंबर 2 यहाँ गहन कृषि खेती की जाती है। नंबर 3 यह नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना निम्न प्रदेश है। नंबर 4 इसमें चीका मिट्टी ज़्यादा है। नंबर 5 पंजाब में इसको बेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट आपका प्रायद्वीप पठार व हिमालय पर्वत में अंतर। नंबर 1 प्रायद्वीप पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है। नंबर 2 इसका निर्माण एक उत्खंड के रूप में हुआ है। नंबर 3 यह कैम्ब्रियन कल्प से लेकर आज तक स्थल क्षेत्र ही रहा है। केवल इसके तटीय क्षेत्र कुल समय के लिए समुद्र में डूब गए थे। नंबर 4 इसमें अवशिष्ट पर्वत जैसे अरावली पर्वत आदि पाए जाते हैं। नंबर 5 यहाँ नदी घाटियाँ व उथली व मंदगति ढाल वाली हैं। अब हिमालय पर्वत
तो प्रायद्वीप पठार और हिमालय पर्वत में कई बार अंतर हो जाता है। तो मैंने प्रायद्वीप पठार के बता दिए, पहले बताया था। अब जो पहला मैं बता रहा था इस संरचना वाले में, अब हिमालय पर्वत में के बारे में लिखना। दोनों में आप लाइन खींच के अंतर लिख सकते हो या अलग लिख सकते हो। नंबर 1 हिमालय पर्वत के बाद अब बता रहा हूँ। नंबर 1 यह अवसादी शैलों से निर्मित नवीन पर्वत है। नंबर 2 यह मोड़दार पर्वत है जो विभिन्न भूगर्भिक हलचलों से बना हुआ है। नंबर 3 इसकी उत्पत्ति टैथिस के अवसादों से पर्वत निर्माणकारी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से हुई है। नंबर 4 इसकी पर्वत श्रेणियां कमजोर लचीली हैं जिससे यहाँ वलन व विरूपण होता है। नंबर 5 यहाँ की नदियाँ युवा अवस्था में हैं और तेज गति से बहती हैं। अब नेक्स्ट आपका हेडिंग है भारतीय मरुस्थल। नंबर 1 अब इसके पॉइंट है। नंबर 1 यह अरावली पहाड़ियों से उत्तर पश्चिम में है। नंबर 2 यह ऊबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर रेतीले टीले व बरखान पाए जाते हैं। नंबर 3 यहाँ वार्षिक वर्षा 15 mm से कम होती है। नंबर 4 यह शुष्क व वनस्पति रहित क्षेत्र है। नंबर 5 मेसोजोइक काल में यह समुद्र का हिस्सा था, पहले जहाँ रेगिस्तान है। नंबर 6 इसके दक्षिण भाग में लूनी नदी बहती है भारतीय मरुस्थल में, यानी राजस्थान में। अब नेक्स्ट है आपका हेडिंग है तटीय मैदान। इसमें पश्चिम पहले 2 भागों में हमारा तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय और पूरी तटीय। तो पहले पश्चिमी तटीय की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 यह तटीय मैदान मध्य भाग में संकीर्ण है परंतु उत्तर व दक्षिण में ये चौड़े हो जाते हैं और इसकी औसत चौड़ाई अगर देखी जाए तो 64 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर है। नंबर 2 यहाँ बहने वाली नदियाँ अपेक्षाकृत छोटी हैं, वह डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि ये तेज बहती हैं। नंबर 3 यह मैदान कटापटा है इसलिए पत्तलों व बंदरगाहों के विकास हेतु एकदम फिट है। इसके उत्तर में गोवा तट, कोंकण तट व मालाबार तट हैं। पूरी तटीय मैदान के बारे में है। नंबर 1 यह 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है। नंबर 2 यहाँ बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। नंबर 3 उभरा व ऊंचा तट होने के कारण यहाँ बंदरगाह कम है, यहाँ पत्तलों व बंदरगाहों का विकास मुश्किल है। नंबर 4 यह गोदावरी नदी के मुहाने से उत्तर की ओर उत्तरी सरकार तथा इसके दक्षिण में इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द्वीप समूह। अब आप काटेंगे अगला द्वीप समूह। अब इसमें 2 हैं हमारे द्वीप समूह में, एक साइड अरब सागर के द्वीप और उधर है दूसरा बंगाली खाड़ी के द्वीप, अरब सागर द्वीप और बंगाली खाड़ी के द्वीप। नंबर 1 यहाँ द्वीप छोटे व आवास योग्य नहीं हैं। नंबर 2 इनमें कोई ज्वालामुखी नहीं मिलता है। अरब सागर की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो यहाँ के जो द्वीप छोटे और आवास योग्य नहीं है और दूसरा इनमें कोई ज्वालामुखी नहीं मिलता है। नंबर 3 यहाँ जो है 36 द्वीप में से केवल 11 द्वीपों पर ही मानव बसाव है। नेक्स्ट है मिनिकॉय द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है और इसमें लक्षद्वीप शामिल है। नेक्स्ट है नंबर 5 है यह पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। ठीक है भाई, तो इसके अरब सागर के हो गए। अगर कई बार अंतर आ जाए तो आप जो अरब सागर बंगाल की खाड़ी के द्वीप भी मैं अंतर लिख सकते हो। अब मैं बंगाली खाड़ी के द्वीप बता रहा हूँ, अलग आए तो अलग लिख सकते हो या खाली द्वीप समूह आए तो दोनों लिखने पड़ेंगे। तो बंगाली खाड़ी के नंबर 1 यहाँ द्वीप बड़े व आवास योग्य हैं। नंबर 2 यहाँ बैरन द्वीप एक जीवंत ज्वालामुखी है। नंबर 3 यहाँ पर 572 द्वीप हैं। नंबर 4 यहाँ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं। नंबर 5 इन द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहे होंगे, ये द्वीप समूह भी हो गए, है ना। अब आपका एक कई बार टॉपिक आता है, ये तो आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अब एक टॉपिक आता है आपका भारत का में ठंडा मरुस्थल। आपने ये गर्म तो आपको पता राजस्थान है, लेकिन कई बार ठंडा मरुस्थल के बारे में आता है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। कई बार 3 नंबर में आता है क्वेश्चन ये और 1 नंबर में बताया जाता है। तो नंबर 1 यह कश्मीर ठंडा मरुस्थल। नंबर 1 यह कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्वी
क्षेत्र लेह लद्दाख में स्थित है। नंबर 2, यह वृत्त हिमालय व काराकोरम श्रेणी के बीच है। नंबर 3, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम श्रेणी में यह ठंडा मरुस्थल बटा हुआ है। और इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, और आता भी कई बार क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, द्रास कारगिल में है जगह, ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है। एक क्वेश्चन आता है कई बार, ये होगा आपका ठंडा मरुस्थल हो गया। अब एक क्वेश्चन हो आता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर बताइए। नंबर 1 पश्चिमी घाट के बता रहा हूँ पहले मैं, फिर पूर्वी घाट के। पहले पश्चिमी घाट। नंबर 1, ये उत्तर में महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अरब सागर के पूर्वी तट के साथ साथ फैले हुए हैं। नंबर 2, इन्हें महाराष्ट्र तथा गोवा में सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक व तमिलनाडु में नीलगिरी कहते हैं, केरल में अन्नामलाई कहते हैं, और इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। एक बार फिर समझ लो, महाराष्ट्र और गोवा में सह्याद्री हो गया, कर्नाटक व तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। नंबर 3, उत्तर से दक्षिण तक 3 दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट है। नंबर 4, इनकी ऊंचाई 1500 मीटर उत्तर से दक्षिण तक बढ़ती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी यहाँ की अन्नाई मुड़ी, इसकी जो ऊंचाई है 2695, अन्नाई मुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर है। नेक्स्ट है, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से ही हुई है। अब ये पश्चिमी घाट हो गए, अब आपका पूर्वी घाट। नंबर 1, दक्कन पठार की पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट के पर्वत महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैले हुए हैं। नंबर 2, यहाँ की मुख्य श्रेणियाँ जावादी, पालकोंडा, नल्लामाला व महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। नंबर 3, कई बड़ी नदियों ने इनको काटकर रास्ता बना लिया है। नंबर 4, 600 मीटर की इसकी ऊंचाई है और नदियों द्वारा ये अपर्दित है। नंबर 5, पूर्वी व पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। नंबर 6, इसमें कोई भी बड़ी नदी नहीं निकलती है, यहाँ से जो पूर्वी घाट से कोई बड़ी नदी नहीं निकलती है। तो ये आपका जो है ये पूरा जो चैप्टर हो गया आपका। तो देखो, आपके जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है। ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बच्चे 11वीं क्लास में ही 11वीं क्लास में फेल होते हैं, और जिनमें ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे कई बार रह जाते हैं। तो इसलिए आप अभी से ही, अभी आपके पास समय है, लगभग 1 महीने के आसपास है, तो आप जो है इसको अच्छे तैयारी करो, किताब से पढ़ो। जो मैं आपको भेज रहा हूँ ये यूट्यूब के अपने चैनल करदम सरी गारंटी चैनल से आपको जो ये मेटेरियल भेज रहा हूँ, इसको सुनो, पढ़ो, समझो और याद करो। और देखो, ध्यान रखना, कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, जो कंटेंट है उसको ही लिखना आपको पड़ेगा, जो क्वेश्चन पूछे गए। तो आप जो अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से और लगातार करो। अब समय जो है थोड़ा है, लेकिन है, अभी भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई। तो मैं यही कहूँगा, करदम सरी गारंटी चैनल में आपका एक बार फिर जो है गारंटी दी जाती है कि आप जो है अच्छे से पास होगे, लेकिन मेहनत करोगे तब। ठीक है भाई। तो चैनल को, जो करदम सरी गारंटी चैनल है आपका, तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो।